हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हमारी जो सीरीज चल रही है कांस्टेबल के ओरिएंटेड, प्लीज लेट मी बी स्पेसिफिक, ये सिर्फ कांस्टेबल के ओरिएंटेड चल रही है। आपका जो जेकेएसएसबी का पैटर्न है हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। आप में से कुछ हमें कमेंट्स पे पूछ रहे थे या कुछ कॉल से पूछ रहे थे क्या ये जो सीरीज है बाकी कोर्सेज के लिए अप्लाई हो सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसका सिलेबस थोड़ा लिमिटेड है, सो हम ना ज्यादा डिटेलिंग में जा सकते हैं ना उसमें। प्लस जो हमारा यूट्यूब लेक्चर्स चल रहे हैं, द आइडिया इज कि हम इसमें प्रिसाइज और एट द एंड ऑफ द लेक्चर, आपके कमेंट्स से भी हमें पता चल रहा था कि जो हमारे एमसीक्यूज है वो थोड़ा साथ साथ डिस्कस करते रहे और रिवाइज करते रहे। बाकी हमारा ऑफलाइन सेंटर्स गांधीनगर एज वेल एज कैनाल रोड पे 10:30 क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। वी हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड अ न्यू बैच, तो आप लास्ट के कुछ जो सीट्स है प्लीज कम एंड जॉइन अस। अदरवाइज हमारा जो ऑनलाइन है डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, डाउनलोड आवर ऐप विंग्स ए कुरान, वहां पे कोर्स बाय कर लीजिए। That will help you and start with your practice and revision. चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था। आज है आपका पार्ट 3, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं। गाइस, ये बात करता है आपका फंडामेंटल राइट्स की। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा सर्वाइवल, जो हम जी रहे हैं अपनी जिंदगी, अपनी बेसिक जिंदगी जी रहे हैं, वी ओ अ लॉट टू फंडामेंटल राइट्स। बहुत कनेक्टेड है हमारा जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज है फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। आज उसका हम फर्स्ट हाफ करेंगे, कल हम उसका सेकंड हाफ करेंगे, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट्स एज यू कैन सी यहाँ पे आ जाता है 12 to 13 तक, 12 to 13 तक। बट जो आपके कोर्स ओरिएंटेड, जो आपके सिलेबस ओरिएंटेड है, वो हमें 14 से स्टार्ट करना है टिल 32। ठीक है, चलिए अब फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, अगर हम जाए आगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं, ये बेसिक कुछ राइट्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए जो हम सुनते रहते हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया आपका, राइट टू लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन उसमें कैसे ऐड हुआ है, आपके रिलीजन ओरिएंटेड, ये सब चीजें उसमें आपकी ऐड हो जाती है आपका फंडामेंटल राइट्स। अब होता क्या है, थोड़े इसके बेसिक फीचर्स पढ़ लेते हैं, देन वी विल शिफ्ट टू आपका आर्टिकल 14। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? नॉट एब्सोल्यूट, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? लिमिटेशंस। क्या है हमारी सब फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, हमें सरकार ने बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, नॉट सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि जैसे रहना है रहो, जैसे बात करनी है करो, बट लास्ट में कुछ उसकी सर्टेन लिमिटेशंस दी गई हैं। अब मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको, उसको क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बड़ा एक फैंसी वर्ड है, उसके लिए बोल सकते हैं, या अगर मैं उसको वर्ड बोलूं आपका लिमिटेशन के रिलेटेड। ठीक है, ये आ जाता है आपका फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहला पॉइंट। कुछ रिस्ट्रिक्शन सरकार ने दी गई है कि अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो, आपकी वो स्पीच सामने वाले बंदे को हार्म करती है। आप देखिए कितने लोगों ने आज के टाइम पे डेफेमेशन केस फाइल किया है। लेट मी राइट द वर्ड डिफेमेशन। ये क्या रहता है? आई एम ट्राइंग टू डिफेम यू, मैं आपका पब्लिक स्फेयर में, पब्लिक लाइफ में मैं आपका नाम, इमेज, जो भी आपने अपने पर्सनैलिटी रही हो, उसकी धज्जियां उड़ा रही हूं फॉर नो राइम एंड रीजन एंड विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, आप देखिए काफी पॉलिटिशियंस है, एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के अगेंस्ट करता है, या कभी कोई एक बिजनेस हाउस मीडिया के अगेंस्ट फाइल करता है कि तू मुझे अननेसेसरी डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, एंड उसमें क्या होता है, आप कोर्ट में फाइल करते हो, कॉम्पनसेशन मिलता है कोर्ट से। कोर्ट बोलता है उसको जिसने डिफेम करने की कोशिश की है कि भाई तू अब इस बंदे को कॉम्पनसेशन दे। सो ये आ गया आपको एक एग्जाम्पल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिलेटेड। ठीक है, मेरा बस आइडिया था, आपको मैं इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे दूं। नेक्स्ट क्या आता है आपका? मैंने लिखा हुआ है सम अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। नाउ हमारी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जहां पे वर्डिंग्स, देखिए वर्डिंग्स ना हर फंडामेंटल राइट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। कहीं पे लिखी है एप्लीकेबल टू सिटीजंस, कहीं पे लिखा है एप्लीकेबल टू पीपल। ठीक है, सिटीजंस क्या हो गया? अब हमने कल सिटीजनशिप एक्ट, हमने सारा सिटीजनशिप का पढ़ा। नाउ यू अंडरस्टैंड कौन सिटीजन है। सो कुछ राइट्स हमारे एक्सक्लूसिव सिटीजंस को अप्लाई करेगी। कुछ राइट्स, कौन कौन सी राइट्स हो सकती है जो ऑल ओवर बने? देखो बाहर के लोग भी इधर रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, डिप्लोमेट हो, इलीगल सॉरी माइग्रेंट्स हो, इमिग्रेंट्स वगैरह हो, वो जब यहाँ पे रहते हैं उनकी भी राइट रहती है। समथिंग लाइक राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ तो मैं ऐसे बोल नहीं सकती नहीं तू इंडिया का नहीं, तेरा हक नहीं है यहाँ पे रहने का। नो, वी डोंट से दैट। हम इनफैक्ट सबको बोलते हैं राइट टू लाइफ आपका बेसिक है, ये सबको अप्लाई करेगा। सो
काफी आपका जैसे आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 20 है, काफी आपकी फंडामेंटल राइट्स है जो पीपल पे कहीं फोकस करती है, कोई फोकस करता है आपका सिटीजन पे। जब हम पीपल बोलते हैं तो दैट मीन्स आपका सिटीजन और जो नॉन सिटीजन है दोनों अप्लाई होगा। गॉट इट? ये है आपके 2-3 बेसिक पॉइंट्स आपके फंडामेंटल राइट्स ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, अब हम क्या बोलते हैं, मेरी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो गई है। इन्फ्रिंज मतलब किसी ने वायलेट करने की कोशिश की है। सरकार ने अगर मेरे को रोकने की कोशिश की, मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। अब पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउड है, अब अगर सरकार मुझे पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी अलाउ नहीं करेगी तो ये गलत है। सो मैं अपनी राइट्स को अगर मेरे को क्वेश्चन करना है उसको सरकार को कोर्ट में लेना, तो सुप्रीम कोर्ट मुझे उसकी गारंटी दे रहा है। एक्चुअली हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आपका आर्टिकल आ जाता है 32 और हाई कोर्ट का आपका आर्टिकल आ जाता है 226। ठीक है, ये हो जाता है आपका प्रोटेक्टेड। क्या है? प्रोटेक्ट की गई हमारी राइट्स। अब राइट्स यदि जब तक उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे उसका क्या फायदा? नाउ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में आराम से इसको। दे आर जस्टिसेबल बाय कोर्ट, दैट मीन्स आप इन राइट्स को कोर्ट में ले जाके यू कैन क्वेश्चन कि मेरी राइट्स जस्टिसेबल है। दैट मीन्स आई कैन क्वेश्चन दैट, मैं केस फाइल कर सकती हूँ उसके रिलेटेड। किसी ने मेरी राइट्स वायलेट की है, मैं उसको क्वेश्चन कोर्ट में कर सकती हूँ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है पॉइंट लिखना? अब आप बोलोगे हाँ तो क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स तो हम कोर्ट में ले सकते हैं। बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी फंडामेंटल राइट्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। काफी या आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज कि काफी लोगों को लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं करता तो आप कोर्ट जा सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, नथिंग टू डू विद डीपीएसपी या आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। आप नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड है यूसीसी आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या मेंशन है काउ स्लॉटर के रिलेटेड। नहीं होना चाहिए क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल्स माने जाते हैं, बट हर स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज बनाए हैं उसके रिलेटेड। ठीक है, तो वी कांट से कि दीज आर इंप्लीमेंटेड। ओके, अभी इसको साइड पे रखते हैं क्योंकि फिर तो इसी में चले जाएंगे। लेट्स फोकस ऑन आपका फंडामेंटल राइट्स। चलिए, सो यू अंडरस्टूड ये क्या है, लिमिटेशंस आती है कुछ फंडामेंटल राइट्स में, कुछ अवेलेबल हो जाती है सिटीजन्स को या कुछ पीपल को है, जस्टिसेबल है एंड गारंटी प्रोटेक्ट करता है इसको सुप्रीम कोर्ट या इवन हाई कोर्ट आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब शुरू करते हैं हम आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आ जाता है आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या बात करता है? आर्टिकल 14 आपका एक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट की जब हम बात करते हैं, अच्छा इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स को इन लोगों ने ऐसे बाइफरकेट किया हुआ है कि आपको उससे भी याद हो जाए। पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी की। ठीक है, इसमें आपका आ जाता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, हाँ 18 तक आपका आ जाता है। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 14 to 18 आ गया आपका इसमें इक्वालिटी ओरिएंटेड। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडम ओरिएंटेड, फ्रीडम। ठीक है, वो आ गया आपका 19, 20, 21, 22, 23। आज हम इतने तक की बात करेंगे, इसको बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका राइट टू इक्वालिटी। अगर आपसे पूछेंगे राइट टू इक्वालिटी में कितने कितने चीजें आती हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, पार्ट्स हो गया आपका पहले कॉन्स्टिट्यूशन के। अब थर्ड पार्ट पे हम आगे फंडामेंटल राइट्स को और आगे इसको बाइफरकेट करिए, इक्वालिटी, फ्रीडम। आज हम इन दोनों की बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो आगे कल्चरल राइट्स आएंगी आपकी उसमें। ठीक है, डिटेंशन के रिलेटेड आएगा या आपका प्रोटेक्शन जो आपका हेबियस कॉर्पस वगैरह आता है उसके रिलेटेड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम आर्टिकल 14 की। लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 14 क्या बोलता है?
इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन शॉर्ट इक्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आ जाती है, सब इंसान लॉ के सामने इक्वल है, प्लस हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबके लिए जो लॉ है, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, आपके कोई भी पर्सनल सर्कमस्टांसेस हो, मेरे साथ कोई साथ में बंदा है, वो उसके पास कितनी गाड़ियां हो, वो कितना अमीर क्यों ना हो, वो चाहे वो पुणे का वो पोर्शे किड क्यों ना हो जिसने गाड़ियों से उड़ा दिया सबको, उसके पास भी उतना ही राइट है जितने पास मेरा है। बस हाँ, उसके पास पैसा है और उसके पास उस पैसे से एक अच्छा वकील अफोर्ड कर सकता है। बट कानून के सामने, लॉ के सामने हम दोनों इक्वल हैं। दोनों पे अगर मुझसे भी टचवुड कभी एक एक्सीडेंट हो जाता है या उससे होता है, दोनों पे सेम सेक्शन अप्लाई होगा, सेम लॉ अप्लाई होगा। दिस इज व्हाट इक्वालिटी इज ऑल अबाउट। अपॉर्चुनिटीज की तो हम बात करते हैं, जो हमने प्रियम्बल में बात की, ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस भी सेम है, दैट इज ऑल्सो वी टॉक अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसको हम आपका आ जाता है, इसको एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कोई भी पर्सन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो हम करते हैं, नो पर्सन इज अबव द लॉ, इज अबव द लॉ। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में हम लोगों को लगता है कि हम लॉ के ऊपर है। हमें लगता है कि वी, और दिस इज अ फैक्ट, आप खुद देख लीजिए, देयर इज नो फियर ऑफ लॉ। लॉ से हमें डर नहीं लगता है। इनफैक्ट हम लॉ को हमेशा उस एंगल से देखते हैं कि अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वी डोंट हैव प्रॉब्लम, कल को हमें फाइन पे करना होता है। ठीक है, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। दिस इज वेयर आपका आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आर्टिकल 14 के रिलेटेड, जो बात करता है कि जो स्टेट सरकार, जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी टू एनी पर्सन। नाउ द वर्ड हियर इज पर्सन। ठीक है, दैट मीन्स वो सिटीजन हो या कोई नॉन सिटीजन भी हो, सरकार किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देगी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी देगी और इक्वालिटी बिफोर लॉ भी देगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या आ गया आपका इसमें, दैट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैं भी वैसी, सामने वाला भी ऐसी, इक्वल ट्रीटमेंट आपको मिल जाती है उसके रिलेटेड। और कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस आपको नहीं मिलेंगे जस्ट बिकॉज आप यहाँ हो, फाइनेंशियली या सोशल स्टेटस वाइज आप क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉ के सामने सब इक्वल है। गॉट इट? सिंप्लिसिटी पे बिलीव करिए, वी डोंट वांट टू गो, ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। चलिए अब आते हैं हम 15 के ओरिएंटेड। अब 15-16 जो है ये थोड़ा आपका जॉब्स के रिलेटेड भी यहाँ पे काम करेगा। 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, प्रोहिबिट करना। दैट मीन्स कोई भी यहाँ पे प्रोहिबिट, भेदभाव नहीं करना है। किन रीजंस पे? अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, सिटीजन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, सिटीजन। नाउ डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपको कभी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, सिटीजन, या यहाँ पे जेकेएसएसबी ने अभी ऐसा चीज पूछा नहीं है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी यूपीएससी या केएस में पूछे जाते हैं, सो डोंट वरी कि आपसे पूछा जाएगा क्या है, बट जस्ट टू मेक सर्टेन कंसेप्शंस क्लियर, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, जो स्टेट है, जो सरकार है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी चाहिए। किन बेसिस पे? जो बेसिस आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन किए गए हैं, आर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। बट आज के टाइम पे हम अभी भी क्या देखते हैं, आजादी के इतने साल के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम होने के इतने साल भी, हम अभी भी इन चीजों पे भेदभाव कर रहे हैं। कास्ट, यस, ये अभी भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है।
अभी भी हमें देखना है इसके बारे में कि इसलिए रिजर्वेशन दी गई है गाइस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सेक्स क्यों मेंशन किया गया है? अभी भी औरतों और मर्दों को एक साथ नहीं देखा जाता है, स्टिल वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है, रिलीजन, यस, रिलीजन ओरिएंटेड में हम आज के टाइम पे भी हमारा हॉट टॉपिक हमेशा रिलीजन रहता है। इसका रिलीजन क्या है? क्या रिलीजन बेसिस पे होना चाहिए? नो। सो ये बोल रहा है कि स्टेट जो है, सरकार है, उनको प्रोहिबिट करना है, रोकनी है सब डिस्क्रिमिनेशन जो इन पॉइंट्स के रिलेटेड है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, दैट्स इट। इतना ही आपको इसमें याद करना है। दैट मीन्स कल को अगर आपको कोई घाट रहता है ना, GHAT, घाट हो गया, जो पब्लिक स्पेस हो गई आपकी, कोई भी पब्लिक स्पेस है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपकी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमें बात करनी है, हमें एमसीक्यूज के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आर्टिकल 16 आपका क्या बोलता है यहाँ पे? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिए। इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब मुझे बताइए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, क्या ये पर्सन पे अप्लाई होगा या सिटीजन पे? ये अप्लाई होगा आपका सिटीजन पे, एज सिंपल एज दैट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आपका वो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है इधर बहुत चलेगा। जो हमने रिजर्वेशन रखी है, जो रिजर्वेशन कुछ कास्ट को मिलती है, आजकल तो बहुत रिजर्वेशन है, बहुत अलग अलग क्राइटेरिया है आपका, और व्हाट एवर बेसिस वहां पे आपकी जो मिलती है, क्योंकि द आइडिया इज कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो हर सिटीजन को मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट पे। तो सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं सिटीजन्स की, डिस्क्रिमिनेट नहीं होने चाहिए। किन रीजंस की वजह से? सेम रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंट। अब यहाँ पे पिछले आर्टिकल के कंपैरिजन एक वर्ड ऐड हुआ है, डिसेंट। इट मेक सेंस, क्योंकि डिसेंट क्या हो जाता है, हमने अभी सिटीजनशिप में पढ़ा था, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ की बिलोंगिंग करते हो। सो कोई रिलीजन, कोई भी, चलो रिलीजन तो मैं समझ गई, देखो प्लेस ऑफ बर्थ पे भी कितना फोकस किया गया है। आप जहां को भी बिलोंग करते हो, इट शुड नॉट मैटर। सो इसलिए आप देखिए एरिया वाइज भी कैसे रिजर्वेशन मिलती है, ट्राइब्स के रिलेटेड या जो फार ऑफ एरियाज के रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, सो उनको एक पूल में लाने के लिए कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, हम तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की ही बात कर रहे हैं, इसलिए रिजर्वेशन दी जाती है कि एटलीस्ट उनको अपॉर्चुनिटीज मिले यहाँ पे। ठीक है, उसी हिसाब से फिर यहाँ पे स्टेट फिर अपने हिसाब से रिजर्वेशन बना लेती है, कुछ गवर्नमेंट एक्शन करती हैं यहाँ पे, और कभी कभी वीकर सेक्शन के रिलेटेड सरकार कभी पोस्ट निकालती है कि उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखा जाए। वो किसी भी फील्ड में रह सकता है, ये सरकार के हाथ में हक है। हाँ, अब वो किस लिमिट तक करती है, कौन से कास्ट, ट्राइब उनको ऐड करे, वो कभी दैट बिकम्स पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपकी बन जाती है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, ये आ जाता है आपका 16 के रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 17, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके रिलेटेड ना सवाल पूछे गए हैं आपका जेकेएसएसबी में। आर्टिकल 17 क्या बात करता है आपका? अनटचेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे, अनटचेबिलिटी से एक ही इंसान आपको याद आना चाहिए, वो है गांधी जी। वो है गांधी जी। छूत अछूत के रिलेटेड भेदभाव के जो हमने उन्हें इतना फोकस किया था,
हरिजन वर्ड ही यूज, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बेसिक हिस्ट्री है तो उसमें पढ़नी पड़ती है, और कभी कभी पूछा भी जाता है हरिजन वर्ड किसने दिया था, तो इट वाज गांधी जी। ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं, देखो हर स्टेटमेंट में कभी कभी सवाल बन जाते हैं। सो आर्टिकल 17 से व्हाट यू विल रिमेंबर, गांधी जी। ओके, गांधी जी का जब हमने ये पढ़ा, अब आर्टिकल 17 क्या बात करता है कि जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी रहनी चाहिए, कि कोई भी यहाँ पे जो सिविल राइट्स के रिलेटेड है, दैट मींस डिक्लेयर करता है कि कोई भी अनटचेबिलिटी के रिलेटेड, देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन किया था। ऐसा नहीं है कि सेपरेट एक्ट नहीं बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे टॉप मोस्ट लॉ है हमारी कंट्री का, वहीं पे मेंशन किया कि भाई देखो यहीं पे हमने मेंशन किया हुआ कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग तुम्हें कोई भी छूत अछूत के रिलेटेड, जो अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने पहले भी आपको बताया अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी कंट्री में। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि अनटचेबिलिटी के रिलेटेड ऐसा कुछ भेदभाव ना हो। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ना अनटचेबिलिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया है, इट्स जस्ट कि हमारा जो हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं अपना इंडिया का काफी देर से, वहां पे ये टर्म यूज हुई है तो उसी को कंटिन्यूएंस में किया है। सो अनटचेबिलिटी में बहुत सारी चीजें भी आपकी आ जाती है, ऑफ कोर्स यहाँ पे मोस्ट फोकस आपका आ जाता है कास्ट ओरिएंटेड, कि जो लोअर कास्ट के लोगों को हम देखते हैं और उनको बोलते हैं कि इसको तुमने टच किया तो अब मेरे को हाथ धोने पड़ेंगे, साबुन से हाथ धोने पड़ेंगे, और ये अभी भी हो रहा है। कोई लोअर कास्ट के बंदे की जो बारात है हायर कास्ट के बंदे के घर से नहीं निकलनी चाहिए। सो ये सब चीजें अभी भी हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली होती है, बट दीज आर ऑल प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिट करना है। गाइस नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्टिकल 18 के रिलेटेड। आर्टिकल 18 में क्या है, यहाँ पे भी अबॉलिशन है। अब नेवर गेट कंफ्यूज, कभी कभी पूछते हैं कि आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का कौन सा आर्टिकल है, दैट इज 17। यहाँ पे अबॉलिश क्या हो रहा है, टाइटल्स, TITLES, टाइटल्स। कौन से टाइटल्स, देखिए हमारी कंट्री में एज यू नो राजा महाराजाओं के रूल अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बहुत चले हैं, उसको बंद किया गया। तो उन टाइटल्स को, ऑफ कोर्स आज के टाइम पे हमें पता है नवाब ऑफ पटौदी कौन है, या जोधपुर का राजा कौन है, या MP में जो आपका सिंधिया है ग्रुप, सॉरी सिंधिया फैमिली है, उनका कौन है, वो लोग अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से करते हैं, नोबडी स्टॉपिंग। बट ये टर्म यूज करना कि मैं राय बहादुर ये है मेरा नाम, या राय बहादुर कुछ है कि निजाम मेरा नाम है, या पटौदी मेरा, नवाब ऑफ पटौदी से मेरे को जाना जाएगा, नो, वो एक टाइटुलर हेड है, उसको अबॉलिश किया गया है सरकार ने। बट इसमें क्या अबॉलिश नहीं किया गया है, सपोज आपको पद्मश्री मिल रहा है, आपको भारत रत्न मिल रहा है, या आपको कोई भी जिसको कहते हैं ना मिलिट्री टाइटल दिए गए हैं, मिलिट्री में तो कितने आपके जाते हैं, जनरल तक जाते हैं, PVSM तक जाते हैं, बहुत सारे आपके टाइटल्स जाते हैं, एकेडमिक टाइटल, डॉक्टर हो गए या कुछ भी हो गए, वो अबॉलिश नहीं किया गया। बट आइडिया इज ये जो तब जिसको कहते हैं ना वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एरिस्टोक्रेसी चल रही थी राजा महाराजाओं का, उनका वहां पे टाइटुलर हेड जो है उसको बंद किया गया है। बस दैट इज द मेन थिंग अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये स्टेट, दैट मीन सरकार उनको कन्फर नहीं करेगी, सरकार उस राय बहादुर को भी उसी एंगल से देखेगी जिस आंखों से वो मेरे को देखेगी, सेम आंखों से वो हम दोनों को देखेगी। दैट इज द आइडिया बिहाइंड एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, चलिए 19 पे आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका। यहां पे अब आपका शुरू हो जाता है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम आजादी। अब 19 में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, कितने, ऑफ कोर्स राइट टू फ्रीडम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ 19 में आपको 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। क्या क्या वो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेट मी जस्ट राइट डाउन, स्पीच
या असेंबल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, इसमें आ गया एसोसिएशन, ठीक है। फोर्थ हो गया आपका इसमें टू मूव फ्रीली। फिफ्थ हो गया आपका इसमें, ध्यान से सुनिए, इसमें रिसाइड। और सिक्स्थ हो गया आपका इसमें एक्वायर लैंड, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। चलिए ध्यान से करते हैं अब इसमें क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आज के टाइम पे थैंक्स टू सोशल मीडिया, आज के सब कुछ हमारे टिप्स पे है। हम हर दूसरे दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। इस कॉमेडियन को अरेस्ट किया, उस पॉलिटिशियन ने उस बंदे ने इस पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज किया, उसको अरेस्ट किया। क्या ये फ्रीडम नहीं है हमारी? है। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दी है हम लोग कर सकते हैं। जो मैंने आपको बात की कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आना चाहिए, वो इन सब एग्जाम्पल्स में अप्लाई नहीं होता है। मैं सरकार को क्रिटिसाइज करूं, इट इज एप्लीकेबल, इट इज वैलिड। जब तक मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी उससे आगे क्या होगा? अगेन व्हेन आई से सरकार, इट मींस ऑल द सरकार, आपकी सेंट्रल सरकार से लेके आपकी रिस्पेक्टिव ये स्टेट सरकार भी। अब कभी कभी क्या होता है, मैं सपोज एक स्टेट में बैठी हूं, मैं दूसरी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ बोलूं, वहां की पुलिस आ जाती है मेरे को लेने के लिए। ऐसे भी केसेस हुए हैं हमारी कंट्री में। सरकार को रीजन चाहिए आपको जेल में रखने का, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप पे कोई ना कोई केस लॉन्च करे। नाउ दिस इज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहां पे आ गया आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच में क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे आपकी प्रेस फ्रीडम भी आती है। प्रेस मतलब मीडिया, ठीक है। जो मीडिया आज के टाइम पे बात करती है फ्रीडम की, मीडिया का काम है क्रिटिसाइज करना सरकारों को, क्वेश्चन करना, ऐसे फैक्ट्स लाना जिससे उनको पता चले कि कि क्या क्या हो रहा है हमारी कंट्री में, कहां पे हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं। सो ये सब चीजें आपकी उसमें ऐड हो जाती हैं। देन फ्रीडम ऑफ साइलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा हक है, मेरा राइट है कि मैं चुप बैठूं, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। नाउ फ्रीडम ऑफ साइलेंस डज नॉट मीन कि मैं क्लास में चुप हो जाऊं, दैट डज नॉट मीन कि वो हो जाए। बट कभी क्या होता है, अंडर सम सर्कमस्टांसेस मेरे ऐसे आ जाते हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी शायद किसी की लाइफ एंडेंजर हो जाए, वो मेरे पास फ्रीडम है। आप कोई क्लास में अप्लाई नहीं करना इसको प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या आ जाता है आपका, नेक्स्ट आ जाता है आपका असेंबल। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। असेंबल है, आपको सपोज कोई धरना देना है बाहर। अब कितने लोग हम देखते हैं, अब देखिए अपने आसपास यहाँ पे धरना देते रहते हैं, पॉलिटिशियन के घर के बाहर या सेक्रेटेरिएट के बाहर देखते हैं लोग। कभी जाते हैं, दिल्ली तो फेमस है ही हमारा धरना सेंटर, वहां पे धरना देते हैं। धरना करना अलाउड है, बट वर्ड ध्यान से समझिए, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स। आर्म्स मतलब दैट मीन्स नो डेंजरस वेपन आपके हाथ में हो। आपको प्रोटेस्ट करना है, आप करिए, यू हैव ऑल द राइट। बट आपके हाथ में बंदूकें, फिर आप चाकू लेके, तलवार लेके सड़क पे आ जाओ कि नहीं भाई मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, ये मेंशन है, ये मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हर्ट होगा किसी को लगेगी। ओके, सो दीज थिंग्स मैटर, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है एसोसिएशन। नाउ एसोसिएशन में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, क्लब्स आते हैं, आपके सेंटर्स आते हैं, सोसाइटीज, क्लब्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स आ जाती है। जैसे आपको जिसके साथ फॉर्म करनी करो, यू हैव ऑल द राइट। ट्रेड यूनियंस हो गया आपका, ये सब चीजें आ जाती है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या मूव फ्रीली। नाउ आपको अपनी कंट्री में जहां जाना है जाइए, कोई नहीं आपको रोक रहा है। आपको कंट्री के बाहर जाना है जाइए, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। बट कभी एक रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाती है, इंटरनल मूवमेंट आ जाती है, या इंटरनल मूवमेंट में आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप डिसाइड कर रहे हो ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो ऐसा एरिया है, अरुणाचल का या नागालैंड का या जो मणिपुर का है, जो
बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे हमें पता है हमारी बहुत ट्राइब्स रहती हैं, वहां पे अनफॉर्चुनेटली देयर कैन बी अ लॉ जो आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करे। ये एग्जांपल आपका आगे भी काम आएगा, सो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे पॉसिबल है जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और इनफैक्ट लिखा भी है यहाँ पे, जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या अगर वहां पे जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, पब्लिक नेचर है, अगेन वो बड़ा वेग टर्म है, बट मैं ये क्लासिक एग्जांपल दे रही हूँ जहां पे उनको पता है। लक्षद्वीप आप देखिए, या इवन अंडमान निकोबार सबसे बेस्ट एग्जांपल। अभी गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च मारिए कि अंडमान निकोबार ट्राइब, वहां पे काफी लोगों ने कोशिश की है डॉक्यूमेंट्री बनाना, उनकी वहां पे अंदर सोसाइटी क्या है वहां जाना, बट इट हैज बिकम वेरी हार्ड। सो मूवमेंट कभी कभी रिस्ट्रिक्ट की जाती है क्योंकि लिमिटेड, वो जो ट्राइब्स की पॉपुलेशन है लिमिटेड हो गई है, एंड कभी खतरा रहता है कि शायद हमारी इस मूवमेंट से उस ट्राइब को खतरा ना हो जाए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये आ गया मूवमेंट, जहां जाना है जैसे जाओ, घर वालों की परमिशन लेके जाओ। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। अगेन आपको जहां रहना है रह सकते हो, आपको यहां से उठ के उधर जाना है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अब जेएनके में भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको बाहर जाना है, आपको अंदर आना है, आप कहीं भी रह सकते हैं। अगेन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रेजिडेंस में कहाँ आती है, उन एरियाज में जहां पे आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती है, ट्राइबल एरियाज में रिस्ट्रिक्शन आती है, अंडरस्टैंड। सो इसमें और इसमें आपका ट्राइब वर्ड कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्राइब वर्ड कॉमन आ जाता है क्योंकि उनके कल्चरल सिस्टम अलग है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, वे ऑफ लिविंग अलग है। इसलिए जब भी कभी आप देखिए डिफॉरेस्टेशन की बात होती है कि यहाँ पे फार ऑफ जंगल वाले एरिया में फॉरेस्ट कटिंग वगैरह रहती है, काफी ट्राइब्स वहां पे क्वेश्चन करती हैं, बिकॉज दे नो जो उनका वो पर्सनल वो जो अटैचमेंट है फ्रॉम दैट एरिया, और जो उनका कल्चरली एसोसिएटेड एरिया है वहां पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। ठीक है, सो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि जहां पे भी आपको रहना है रहो, बट इन एरियाज में थोड़ा मुश्किल हो सकता है और वहां के लिए लॉ अप्लाई होगा। लास्ट पार्ट क्या है इसका, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब अगेन आपको जो फ्रीडम, आपको जो प्रोफेशन करना है करो। अगर आपको लॉ की डिग्री के बाद आपको एक फैशन डिजाइनर बनना है, करो, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। वो सोसाइटी वालों को बात करनी है, वो तो करेंगे, उनका काम है कुछ कहना, आपको जो करना है करो। बट इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या आती है गाइस, जैसे मेडिकल काउंसिल है या जो आपका इंजीनियरिंग एग्जाम्स वगैरह आ जाती हैं, वो कुछ रूल्स रिस्ट्रिक्शंस रखती हैं कि किसी रूल्स को अप्लाई करने के बाद ही आप एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, वो भी कर सकते हैं। आप मुन्ना बाई बन के नहीं जा सकते हो किसी कॉलेज में, या आप किसी कॉलेज में डायरेक्ट नहीं बोल सकते भाई मुझे एमबीए करना है क्योंकि मेरा आज मूड कर रहा है एमबीए करने का। देयर आर सर्टेन रूल्स यू हैव टू फॉलो। सो ये वो रूल्स है, आपकी रिस्ट्रिक्शंस बन जाती हैं। गॉट इट? ये आ गया आपका आर्टिकल 19, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 19 में कितने सबसेक्शन, नॉट सबसेक्शन, कितने पार्ट्स आ जाते हैं। यू हैव टू रिमेंबर 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 तक करेंगे आपका आर्टिकल, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द आर्टिकल कल करेंगे। आर्टिकल 20 जो है वेरी इंटरेस्टिंग, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अब इसको ध्यान से सुनिए क्या है। मेरे पे सपोज मैंने कोई क्राइम कमिट किया हुआ है, मेरे पे आज के दिन, आज अगर 11 जुलाई है, आज जो प्रिवेलेंट जो लॉ इसके लिए एप्लीकेबल है, सपोज मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, लेट्स जस्ट अज्यूम, नहीं करना मैंने, अब और आज ही पे मेरे पे केस फाइल हुआ है। अब 1 महीने बाद इसी लॉ पे कुछ चेंजेस आती है। वो चेंजेस सपोज बोलता है कि अगर पहले इसके लिए 7 साल की सजा थी, अब इसमें 14 साल की सजा है। मेरे पे वो जो नेक्स्ट मंथ वाला लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे पे वो लॉ अप्लाई होगा जिस दिन मैंने वो ऑफेंस किया है।
अब सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, यू हैव 3 न्यू लॉज, आपने देखा होगा 3 न्यू लॉज बने हैं जो आपके प्रीवियस लॉ थे, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उनके अब 3 न्यू लॉ बने हैं। नाउ दैट डज नॉट मीन कि पुराने वाले लॉ, उसकी बस एक क्लैरिफिकेशन देनी है, दैट डज नॉट मीन कि पुराने वाले लॉज के रिलेटेड केसेस नहीं चलेंगे, जो जब वो क्राइम कमिट हुआ है, जिस जो सेक्शन अप्लाई हुए वो सेम उस पर चलेगा। इनफैक्ट वो तो कुछ सालों तक चलता रहेगा जिस हिसाब से हमारा जस्टिस सिस्टम चल रहा है, ठीक है। 1 जुलाई से वो इंप्लीमेंट हो, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जो लॉ हुआ है, जो क्राइम कमिट हुआ है, वो अब न्यू लॉज के अकॉर्डिंग चलेगा, किसी पे डबल अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज बिकम्स इंपॉर्टेंट, किसी को भी कोई भी वायलेशन ऑफ जो लॉ है वो उसी हिसाब से मिलेगा जब उसने लॉ कमिट किया हुआ है। अब सेम ऑफेंस पे उसको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, सेम ऑफेंस पे उसको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. As simple as that. लास्ट क्या आता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने ही अगेंस्ट आपको विटनेस नहीं बनाया जा सकता है, ये ध्यान से सुनना है, आपको अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता है। आप कैसे अपने विटनेस बन सकते हो, हाँ आप खुद एक्सेप्ट कर सकते हो क्राइम, दैट इज अनदर थिंग, बट आपको अपने ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता। ये लॉ आपको यहाँ पे दिया गया है। अगेन जो आर्टिकल 20 है ये पर्सन पे अप्लाई होता है, अरेस्ट तो किसी को भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे टेररिस्ट अरेस्ट हो जाता है, मर्डर सपोज बॉर्डर पार आया है, वो तो अरेस्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल कि आप पे जो लॉ अप्लाई, जिस दिन आपने जो क्राइम कमिट किया है वही लॉ अप्लाई होगा, वही ऑफेंस लगेगा, वही सजा भी मिलेगी। चलिए लास्ट का आज का करते हैं आपका आर्टिकल 21, जो बेस है, जो सोल है, हमारा कोर है हमारी एग्जिस्टेंस का, राइट टू लाइफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, जब भी हम लाइफ की बात करते हैं हमेशा याद रखना आपकी पर्सनल लिबर्टी की भी बात करते हैं, पर्सनल लिबर्टी की भी बात करते हैं, प्लस हम डिग्निफाइड लाइफ की भी बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राइट टू लाइफ। इसमें जो आप सोच सकते हो वो राइट है आपका, राइट फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, की मेरे को नॉइज पोल्यूशन से बचाओ, फ्री एयर, आपकी फ्रेश एयर, जो दिल्ली वाले तड़पते हैं अभी 1 महीने 2 महीने बाद ही, अभी आज का एयर उनका वहां पे जो क्लीन एयर चल रही है बस कुछ दिन की बात है, आफ्टर 2 मंथ्स उनका AQI लेवल कम हो जाए, बढ़ जाएगा। सो राइट टू लाइफ कि भाई मेरे को फेफड़े मेरे खराब ना हो जाए, राइट आपकी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड, मेरे को क्लीन एनवायरमेंट मिलना चाहिए, राइट टू स्लीप, यस दैट इज ऑल्सो एडेड हियर, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी जो हमें कभी समर में नहीं मिलता है, राइट टू प्राइवेसी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जेके से भी रिलेटेड भी क्वेश्चन है, कभी वहां पे पूछ लेते हैं आपसे कि जो राइट टू प्राइवेसी है, भाई मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करूं, मैं अपने बेडरूम में क्या करूं, अपने घर पे क्या करूं, आपका क्या लेना देना, सरकार का क्या लेना देना। सो राइट टू प्राइवेसी आपका कॉन्सेप्ट वहां से आता है। तो कभी पूछ सकते कि राइट टू प्राइवेसी कहां से, कौन से आर्टिकल में आता है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। राइट टू आपका है स्पीडी ट्रायल, कि मेरा जो अगर केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, वो उसका स्पीडी ट्रायल हो, वो एक स्नेल केस की तरह ना चले, स्लो ना चले। देन राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, जो हम काफी आउटरेज होता है हमारी सोसाइटी में जब हम रेप केसेस देखते हैं तो हम बोलते हैं कि यार इसकी पब्लिक हैंगिंग कर लो, नो दैट इज नॉट अलाउड, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग ये भी आपका है। देन आपका राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन है, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन यू हैव दैट राइट। सो लाइक आई सेड, जो भी आप सोच सकते हो इसमें राइट के रिलेटेड, ऑल दीज कम्स अंडर आपका आर्टिकल 21। अब इसमें क्या है आपका इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21A,
इस पे थोड़ा बात करते हैं। आर्टिकल 21A आपका बात करता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट हुई थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में। आपको पता है इसके जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसके 3 क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1, राइट टू एजुकेशन जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 21। राइट टू एजुकेशन की अमेंडमेंट कब हुई थी? 2002 में। कौन से अमेंडमेंट के अंदर? 86 अमेंडमेंट के अंदर। 3 क्वेश्चन बन गए और ये सवाल पूछे गए हैं पहले ही जेकेएसएसबी में, तो क्विक आपका बन जाता है। अब इंपॉर्टेंट टू नोट, 2002 में मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज अ प्राइम मिनिस्टर। एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ याद रखने का। ही वाज अ फेमस पोएट। एक अच्छे कवि थे वो। उन लोगों ने उस टाइम पे, आप गूगल भी कर सकते हैं वर्डिंग्स, एक फेमस सॉन्ग लिखा था, स्कूल चले हम। ठीक है स्कूल चले हम और राइट टू एजुकेशन को कनेक्ट करिए, यू विल नेवर फॉरगेट ईयर 2002। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 21 के रिलेटेड। यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी, अच्छा 4th क्वेश्चन इसमें क्या है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कौन से एज ग्रुप को मिलती है? आपका 6 to 14। गॉट इट? एक आर्टिकल से 4 क्वेश्चन बने अब आपके। सो आज 21 तक रखते हैं, कल वी विल स्टार्ट फ्रॉम 22 से 32 हम आपका पूरा कवर करेंगे कल। फंडामेंटल राइट्स या लेट्स सी फंडामेंटल ड्यूटीज भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये अभी के लिए इतना है। अभी वी विल हैव द आपका एमसीक्यू वाला पार्ट। एमसीक्यू करते हैं थोड़ा, देखते हैं आज कितना हमारी रिवीजन हो गई है इसके रिलेटेड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए लेट्स स्टार्ट, सॉरी फॉर द डिले। चलिए, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, पार्ट 1 हो गया आपका यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसे ही हमने जब रिपीट किया है यू हैव अंडरस्टूड, ऐसे ही लर्न होता है, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, नो शॉर्टकट। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी या सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट्स इज योर करेक्ट आंसर। आज हमने पार्ट 3 शुरू किया था, कल हम पार्ट 3 खत्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? इक्वालिटी से हमने शुरू किया था, कौन से आर्टिकल में वो मेंशन्ड है? 12, 14, 15 या 13? कहां से आपका इक्वालिटी वाला शुरू होता है? 14 से। आर्टिकल 14 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे को साथ साथ अपने लाइव चैट पे भी, गाइस आपका लाइव चैट साथ साथ देख रही होती हूँ, सो इफ यू वांट समटाइम्स हम लोग 1-on-1 चैट भी कर सकते हैं, आई एम देयर, उस टाइम पे मैं लाइव होती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिटीजनशिप। कौन से पार्ट में मेंशन्ड है आपका? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये आपका आ जाता है इसमें पार्ट 2। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कल भी। हाँ, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब बताओ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? 14, 16, 17, 20 अभी पढ़ा हमने। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? 17। ठीक है, इसमें आपका आर्टिकल क्या आ जाता है? 17। इजी है। 18 था एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। राइट टू फ्रीडम हैज हाउ मेनी राइट्स मेंशन्ड? अभी हम जब आर्टिकल 19 कर रहे थे, ये आर्टिकल 19 के रिलेटेड है। दिस इज इन रेफरेंस टू आपका आर्टिकल 19। उसमें हमने कितने पढ़े थे? 6। सो 6 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, याद आ गया आपका? रेजिडेंस का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, वो सब आपका इसमें मेंशन था, तो 6 है आपका इसमें करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको उसी टाइम बताया कि राइट टू एजुकेशन से ही आपके कम से कम 4 क्वेश्चन बनते हैं। 21, 21A, 22 या 32,
कभी कभी और बड़ी बार हुआ है, लोग एक्साइटमेंट में 21 को टिक कर लेते हैं। नो, योर करेक्ट आंसर हियर इज 21A। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। कल आपका फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पूरा करेंगे हम, एंड उसके बाद डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पेकिंग खत्म करेंगे। ऐसे ही सब चैप्टर्स वी विल ट्राई टू फिनिश। आई कीप ऑन रिपीटिंग, हमारे ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं प्लस ऑनलाइन, हमारा लिंक पे जाइए, यू विल फाइंड आवर ऑनलाइन क्लासेस देयर ऑल्सो। चलिए गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, बाय बाय।